नाजरीन गिरामी, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में जितना सनसनीखेज लगता है, इतना ही हसास और हकीकतों से भरपूर भी है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के बुलंदोबाला पहाड़ों में एक ऐसा जानवर पाया जाता है जिसकी कदरों कीमत का अंदाजा लगाना आम आदमी के बस की बात नहीं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर की, जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां और बातें मशहूर हैं। आजकल सोशल मीडिया और आम महफिलों में मारखोर फैक्ट्री का लफ्ज़ बहुत सुनने को मिलता है। इससे मुराद कोई ऐसी जगह नहीं जहां मशीनों के जरिए मारखोर बनाए जाते हों, बल्कि इससे मुराद वो पूरा खुफिया और एलानिया कारोबार है जो इस जानवर की खाल, सींगों और गोश्त के गिर्द घूमता है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर मारखोर की खाल से बनी चीज़ें इतनी महंगी क्यों होती हैं, इसका गोश्त सोने के भाव क्यों बिकता है, और क्या वाकई पाकिस्तान में ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां इन कीमती चीज़ों की तैयारी की जाती है। आज हम बिल्कुल सीधी और खुली बात करेंगे कि इस नायाब जानवर की तजारत कैसे होती है और इसके पीछे छुपे हकायक क्या है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मारखोर सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि पाकिस्तान का एक ऐसा असासा है जिसे दुनिया भर में एक मुनफरिद मुकाम हासिल है। इसकी खाल और इसके सींग वो चीज़ें हैं जिनके लिए दुनिया के अमीर तरीन लोग करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। मारखोर की खाल से बनने वाली मसनूआत की तैयारी का अमल इंतहाई पेचीदा और महारत तलब होता है। जो लोग मारखोर की खाल का कारोबार करते हैं या इससे चीज़ें बनाते हैं, वो इसे आम चमड़े की तरह ट्रीट नहीं करते। मारखोर की खाल अपनी मजबूती और खूबसूरती की वजह से दुनिया के नायाब तरीन चमड़ों में शुमार होती है। इसकी खाल से जो सबसे मशहूर चीज़ बनती है वो रिवायती चित्राली टोपी, बास्केटें और डेकोरेशन के पीसेस हैं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि अमीर तरीन शौकीन अफराद मारखोर की खाल से बने जूते और लंबे कोट बनवाने के लिए मुंह मांगी कीमत अदा करते हैं। ये मसनूआत आम दुकानों पर नहीं मिलती, बल्कि ये ऑर्डर पर तैयार की जाती हैं और इनकी कीमत लाखों में होती है। अब अगर हम इस नाम नेहाद मारखोर फैक्ट्री या इस इंडस्ट्री के सबसे मुतनाज़े पहलू की तरफ आएँ, तो वो है इसका गोश्त। मारखोर के गोश्त के बारे में हमारे मुआशरे में अजीबोगरीब बातें मशहूर है। कहा जाता है कि चूंकि मारखोर सांप खाता है, इसलिए इसके गोश्त में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और ये कई बीमारियों का इलाज है। हालांकि साइंसी तौर पर मारखोर घास फूस खाने वाला जानवर है, लेकिन ये सांप खाने वाला मशहूर होने की वजह से इसके गोश्त की मांग ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि छुपकर शिकार करने वाले इसका गोश्त इंतहाई महंगे दामों बेचते हैं। सुनने में आता है कि मारखोर का गोश्त हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए फी किलो के हिसाब से भी कुछ मखसूस लोगों को बेचा जाता है। ये वो लोग हैं जो ताकत के हसूल या महज अपनी अमारत दिखाने के लिए इस नायाब गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। इस गोश्त को हासिल करना आसान नहीं होता, क्योंकि मारखोर का शिकार कानूनी तौर पर मना है। लिहाजा जो गोश्त इस खुफिया फैक्ट्री या नेटवर्क के जरिए लोगों तक पहुंचता है, उसकी कीमत में जानवर की कीमत के साथ साथ उस गैर कानूनी काम का रिस्क भी शामिल होता है। दोस्तों, इस कारोबार में इस्तेमाल होने वाली तीसरी और सबसे कीमती चीज मारखोर के सींग है। आपने देखा होगा कि मारखोर के सींग पेचदार और बहुत लंबे होते हैं। इन सींगों को घरों में सजाना अमारत और ताकत की निशानी समझा जाता है। पुराने वक्तों में शिकारी इन सींगों को अपनी बहादुरी के सबूत के तौर पर दीवारों पर लटकाते थे, लेकिन अब ये एक बाकायदा इंडस्ट्री बन चुकी है। इन सींगों की पॉलिश और कटिंग करके इनसे मुख्तलिफ शो पीसेस, चाकुओं के दस्ते और यहाँ तक कि रिवायती अद्वियात में इस्तेमाल होने वाला पाउडर भी बनाया जाता है। बैनुल अक़वामी मार्केट में इन सींगों की कीमत डॉलर्स में लगाई जाती है। यही वजह है कि मारखोर का हर हिस्सा, चाहे वो खाल हो, गोश्त हो या सींग हो, उसे एक चलती फिरती सोने की कान बना देता है। इसीलिए लोग इसे एक फैक्ट्री से तशबीह देते हैं, क्योंकि एक जानवर से निकलने वाला हर प्रोडक्ट लाखों का मुनाफा देता है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जब मारखोर का शिकार मना है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? इसका जवाब हुकूमत की ट्रॉफी हंटिंग स्कीम में छुपा है। हुकूमत पाकिस्तान ने मारखोर की नस्ल को बचाने के लिए एक बहुत ही मुनफरिद सिस्टम बनाया है। हर साल हुकूमत गिनती के चंद लाइसेंस जारी करती है, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए यानी $1,00,000 से भी ज़्यादा होती है। ये लाइसेंस ज़्यादातर गैर मुल्की शिकारी, खसूसन अमेरिकी और यूरोपीय बाशिंदे खरीदते हैं। जब ये शिकारी कानूनी तौर पर एक बूढ़े मारखोर का शिकार करते हैं, तो उससे हासिल होने वाली खाल और सींग वो अपने साथ ले जाते हैं या कभी कभार मकामी लोगों को दे देते हैं। यहीं से वो असली और कानूनी खाल मार्केट में आती है, जिससे नायाब चीज़ें बनती हैं। इस सिस्टम का फायदा ये है कि लाइसेंस फीस का 80% हिस्सा मकामी आबादी को मिलता है, जिससे वहाँ स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनती हैं। यही वजह है कि अब मकामी लोग खुद मारखोर की हिफाजत करते हैं, ताकि गैर कानूनी शिकार को रोका जा सके और कानूनी शिकार से उनके इलाके को फायदा मिलता रहे। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख वो गैर कानूनी फैक्ट्री है जो छुप कर काम करती है।
हुकूमत की सख्त निगरानी और मकामी लोगों की चौकस नजरों के बावजूद कुछ शिकारी और स्मगलर्स पहाड़ों में जाकर मारखोर का शिकार करते हैं। ये लोग मारखोर को मारकर उसकी खाल और गोश्त को खुफिया रास्तों से शहरों तक पहुंचाते हैं। यही अमल दरअसल ब्लैक मार्केट कहलाता है। इस बाजार में मारखोर की खाल को प्रोसेस करने के लिए खुफिया गोदाम इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बज़ाहिर आम मकानों जैसे लगते हैं। वहां माहिर कारीगर खाल साफ करते हैं, रंगते हैं और फिर महंगी जैकेट्स और डेकोरेशन के पीसेस तैयार करते हैं। चूंकि ये काम गैर कानूनी होता है, इसलिए शिकारी से लेकर खरीदार तक हर शख्स मुंह मांगी कीमत वसूल करता है। इसी वजह से जब आप मार्केट में सुनते हैं कि फला चीज मारखोर की असली खाल से बनी है, तो उसकी कीमत वाकई होशरबा होती है। मारखोर की खाल से बनने वाली चीजों में सबसे ज्यादा डिमांड चित्राली पट्टी या ऊनी कपड़ों की होती है। ये ऊन जानवर के बाल से नहीं बल्कि जिस्म पर मौजूद बारीक रोए से हासिल की जाती है, जिसे पश्मीना की एक किस्म समझा जा सकता है, अगरचे ये असल पश्मीना से मुख्तलिफ है। ये ऊन इंतहाई नरम और गर्म होती है और शुमाली इलाका जात के शदीद सर्द मौसम में शालें, बास्केटें और दीगर कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। एक और दिलचस्प पहलू मारखोर की चर्बी है। रिवायती तबीब और हकीम दावा करते हैं कि इससे जोड़ों के दर्द और पट्ठों की कमजोरी में फायदा होता है। इस तेल या चर्बी को छोटी छोटी शीशियों में पैक करके हजारों रुपए में फरोख्त किया जाता है। ये भी इसी मारखोर इंडस्ट्री का हिस्सा है, जहां जानवर का कोई हिस्सा जाया नहीं होता। आप कह सकते हैं कि मारखोर का हर हिस्सा पैसा बनाने की मशीन है। अलबत्ता ये समझना जरूरी है कि इनमें से ज्यादातर तिब्बी फवायद साइंसी तौर पर साबित नहीं, मगर लोगों का यकीन इस बाजार को गर्म रखता है और कीमतें बुलंद रखता है। ये मसनूआत आम बाजार में नजर नहीं आती। कारोबार रेफरेंस और जान पहचान की बुनियाद पर चलता है। बड़े शहरों में नायाब अशिया की दुकानों या चमड़े के ताजरों के पास मखसूस ग्राहकों की लिस्ट होती है। जब कोई माल आता है तो इन अमीर ग्राहकों को फोन करके बताया जाता है और डीलिंग बंद कमरों में कैश में की जाती है, ताकि कोई रिकॉर्ड न रहे। कभी कभार सोशल मीडिया पर कोड वर्ड्स के जरिए भी चीजें फरोख्त की जाती हैं। यही तरीकाकार इस पूरी तिजारत को राजदाराना बनाता है और आम आदमी के लिए ये सब किसी अफसाने जैसा लगता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार बहुत अहम है। महकमा वाइल्ड लाइफ और मकामी इंतजामिया मुसलसल छापे मारकर इन नेटवर्क्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर कोई शख्स मारखोर के गैर कानूनी शिकार या खाल और गोश्त की तिजारत में पकड़ा जाए तो उसे भारी जुर्माने और लंबी कैद की सजा हो सकती है। पाकिस्तान के कवानीन इस मामले में बहुत सख्त है, क्योंकि मारखोर की नस्ल बमुश्किल बचाई गई है। कुछ साल पहले ये जानवर खत्म होने के करीब था, लेकिन अब सख्त कवानीन और ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम की वजह से इनकी तादाद बढ़ रही है। गैर कानूनी फैक्ट्री चलाने वाले अब ज्यादा मोहतात हो गए हैं और इसी खौफ की वजह से इन मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। मारखोर पाकिस्तान का सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। नायाबी और ताकत का तस्वुर ही लोगों को अपनी तरफ खींचता है। एक तरफ हुकूमत है जो इसे महफूज बनाकर और लाइसेंस बेचकर मुल्क की मईशत और मकामी लोगों को फायदा पहुंचा रही है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लालच में आकर इस खूबसूरत जानवर का गैर कानूनी शिकार करते हैं। मारखोर की खाल से बने जूते, गोश्त की कढ़ाई और इसके सींगों की सजावट, ये सब शौकीन और अमीर तबके के ज़ौक़ की नुमाइंदगी करते हैं, जो इस इंडस्ट्री को जिंदा रखे हुए हैं। हमें बहैसियत पाकिस्तानी ये सोचना चाहिए कि मारखोर जिंदा हालत में ज्यादा कीमती है बनिस्बत इसके मारे जाने और इसकी खाल के फरोख्त होने के। ये पूरा निज़ाम हमें ये सबक देता है कि कुदरती विरसा अगर दानिशमंदी से संभाला जाए तो वो नस्लों तक फायदा देता है, लेकिन अगर लालच के हाथों बेच दिया जाए तो सिर्फ चंद लम्हों का मुनाफा रह जाता है और नुकसान हमेशा के लिए हमारे हिस्से में आता है।